400 पार का मतलब है कि वर्तमान सरकार अगर फिर से रिपीट करती है तो संविधान को ही बदल डालेगी। अगर उत्तर प्रदेश की 4-5 सीटें छोड़ दें, चाहे वो इंडिया गठबंधन की हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन की हो, 400 पार, अब की बार 400 पार, तो ये तो ठीक है, नारों तक तो बात सही है, लेकिन क्यों चाहिए ये 400 पार, इसका कोई माकूल जवाब नहीं दे पाए। 400 पार आपको किस लिए चाहिए? क्या भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना है? क्या भारत के संविधान में परिवर्तन करना है? या जो संविधान में आरक्षण की जो स्थिति है उसको खत्म करना है? शर्तिया तौर पे ये नहीं कह सकते कि कहीं भी लड़ाई नहीं है। आज की डेट में ये है और इसके लिए विपक्ष बधाई का पात्र है। लोकतंत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। सत्ता किसी की आए, सत्ता से सवाल पूछने वाले लोग होने चाहिए और वो सशक्त होने चाहिए। कोई बहुत बड़ा आमान परिवर्तन हमें नहीं दिख रहा है, चाहे वह सत्ताधारी पार्टी से हो, चाहे वह विपक्षी दलों की ओर से। वही पुरानी राजनीति और उसी राजनीति के आधार पर इस बार वोटों की मांग। तो हम इतने प्रताड़ित हैं पर्यावरण से, पारिस्थितिकी संतुलन से, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है चीज़ों को लेकर पोलराइजेशन करने की कोशिश की है, जो पहले की सत्ताधारी पक्ष रहा है, और वहीं जो विपक्ष है उसने संवैधानिक चीज़ों को उभारने की, संवैधानिक प्रक्रियाओं को लागू करने की। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं युवाओं के बीच देखता हूँ वो है मुख्यतः बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के सामने आया है। स्टूडेंट्स लगातार परेशान है क्योंकि वैकेंसीज को धीरे धीरे जो है या तो ख़त्म कर दिया जा रहा है या फिर प्राइवेट सेक्टर की ओर उन्हें मूव किया जा रहा है लगातार। जितना हमारा सरकारी तमगा है, और अभी एक बहुत ही कह सकते दुविधा की बात है कि चुनाव भी हम ही लोग करवाते हैं। जी। आप किसी प्राइवेट वाले से चुनाव नहीं करवाते हैं, चुनाव भी हम ही को करवाना है और हमारी मांगों को भी आप नहीं पूरा कर रहे हैं। आप हमारे भविष्य मार्केट के हवाले करे दे रहे हैं। लोकसभा का चुनावी चक्रव्यूह 7वें द्वार पे पहुंच गया है, या यूं कहें अंतिम पड़ाव पर है। दोस्तों, आज जो है उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीट पे जो है वोटिंग होनी है, और इस वोटिंग होने के बाद भाग्य तय होगा उन सियासी गलियारों का, सियासी गलियारों में चलने वाले लोगों का, और एक नई गवर्नेंस बनेगी। लेकिन इससे पहले हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हैं जिसका नाम है YDPG कॉलेज। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लखीमपुर खीरी में हूँ। आपने देखा होगा विभिन्न चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो लोग ओपिनियन पोल दिखाते हैं, बहुत से ऑब्जर्वेशन आती है, अवलोकन आता है, या लोगों का एनालिटिकल व्यू क्या है, या लोगों का जो नैरेटिव क्या है प्रेजेंट टाइम में, उस पर चर्चा करेंगे। अगर बात करें सियासत की, राजनीति की, अगर राजनीति के बेहतर जानकार उस विभाग के लोग अवश्य होंगे जिसे राजनीति शास्त्र कहते हैं, जिसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। आज हमारे साथ में बहुत से लेक्चरर्स हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से, उनसे जानेंगे कि आखिर आने वाली गवर्नेंस किसकी हो सकती है और उनकी प्रतिक्रिया, उनकी राय इस पर क्या है। सर्वप्रथम सर, आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मैं सौरभ वर्मा, YDPG कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। 6 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, चुनाव अंतिम दौर में चल रहा है। बहुत से ओपिनियन पोल्स भी देखे होंगे आपने, लोगों की ऑब्जर्वेशन भी देखी होगी। लोग जो है अपना अपना डेटा जो है पेश करते हैं, या लोगों का पेश करते हैं डाटा। अगर एक राजनीति शास्त्र के अध्यापक के रूप में मैं आपसे पूछूं तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी आने वाले चुनावी रिजल्ट के बाद? देखिए, वैसे तो मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो नंबर गेम्स पे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ आपके माध्यम से, और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके माध्यम से, कि जब हम जनवरी में देख रहे थे, जब ये सुगबुगाहट चल रही थी कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, उस समय जिस तरह का माहौल था और ऐसा लग रहा था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, खासतौर पर उत्तर प्रदेश को यदि लें, कि यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी है वो क्लीन स्वीप करने जा रही है, और विपक्ष या तो नहीं है या है भी तो ऐसा बिखरा हुआ है कि वो चुनौती देने में सक्षम नहीं होगा। परंतु इंडिया गठबंधन का सेपअप होना और पहले दूसरे चरण के बाद जब लोगों में एक ये फील गया कि लड़ाई नेक टू नेक है, ऐसे में आज के परिदृश्य में मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश की 4-5 सीटें छोड़ दें, चाहे वो इंडिया गठबंधन की हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन की हो, मसलन वाराणसी, लखनऊ, मैनपुरी, ऐसी 2-1 रायबरेली, ऐसी सीटें छोड़ दें, तो आप
शर्तिया तौर पे ये नहीं कह सकते कि कहीं भी लड़ाई नहीं है। आज की डेट में ये है और इसके लिए विपक्ष बधाई का पात्र है। लोकतंत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। सत्ता किसी की आए, सत्ता से सवाल पूछने वाले लोग होने चाहिए और वो सशक्त होने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव है ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है और 4 जून को आपके चैनल और तमाम सारे ऐसे चैनल जो लोग इलेक्शंस को लेकर के जिनमें बड़ा जो है बूम रहता है, जिनमें बड़ा इंतुजियाज्म रहता है, वैसे ही दर्शकों में भी इस चीज़ को लेकर के इंतुजियाज्म है कि किसकी सरकार बनेगी। 14 और 19 से परिदृश्य अलग है। अब वो हो सकता है चुनावी नतीजों में दिखे या ना दिखे, क्योंकि चुनावी नतीजे पूरे नंबर गेम्स पे हैं, परंतु लड़ाई है, धरातल पे है। आपने भी शायद इसको महसूस किया हो, ये मुझे लगता है। देखिए लेक्चरर साहब का सीधे तौर पे कहना है कि लड़ाई जो है नेक टू नेक है, मतलब बहुत ही कांटे की टक्कर है और ये होना भी चाहिए। दोस्तों, जो अंतिम चरण है खास इसलिए हो जाता है क्योंकि बनारस से माननीय प्रधानमंत्री जी भी कंटेस्ट कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से जो 7वां चरण भी दिलचस्प है। अब जैसा कि आपने चैनल पे देखा होगा, हमने बहुत से पब्लिक ओपिनियन भी दिखाई, लोगों से भी बात की। 80 सीट पे न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम जाने का काम किया है, आप तक खबरें पहुंचाने का काम किया है। लेकिन आज हम उन प्रबुद्ध लोगों में है जिनकी ऑब्जर्वेशन क्या है और वो क्या सोचते हैं, परिणाम क्या हो सकते हैं। सर, स्वागत है आपका। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम श्वेतांग भारद्वाज है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग में हूँ। अच्छा, संस्कृत विभाग। जी। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि इस बार थोड़ा सा शांत चुनाव हो रहा है, क्योंकि लोगों में उतना उत्साह नहीं बचा है। आप देख रहे हैं कि लोग जिस प्रकार से पिछली बार घर घर जाके अपना विचार, अपने प्रचार करते थे, लेकिन वैसा इस चुनाव में बहुत कम देखा गया है। हालांकि इसी कारण से, बहुत शांत चुनाव होने के कारण, लोग चुपचाप शायद परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर वही सत्ता से अपेक्षा है उनकी। लेकिन हम यह ज़रूर देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा आमान परिवर्तन हमें नहीं दिख रहा है, चाहे वह सत्ताधारी पार्टी से हो, चाहे वह विपक्षी दलों की ओर से। वही पुरानी राजनीति और उसी राजनीति के आधार पर इस बार वोटों की मांग। तो हम इतने प्रताड़ित हैं पर्यावरण से, पारिस्थितिकी संतुलन से, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं है। लोगों को चीज़ें दी जा रही हैं, लेकिन भौतिक दी जा रही हैं। तो भौतिकता के साथ साथ हम अपना पर्यावरण को भी अनुकूल बनाएं। तो मुझे लगता है कि कोई, जैसे पिछली बार यूपी में 64 सीटें एनडीए की रही थी, लगभग कितनी रही थी? 64 है ना, यहाँ पे 62+2 रही थी यूपी में। तो इस बार संभावना है कुछ कम देखने की, लेकिन अब यही है कि वो है, उसके लिए हमें कितना कम हो सकता है लेक्चर साहब? अब इसका तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन संभावना कम होने की है कि हो सकता हो कि 4 या 5 या 10 सीटें कम होने की संभावना है। तो यही है, इंतज़ार रहेगा 4 जून का। यहाँ पर सभी लोगों को एकदम उत्साह भरा हुआ है, क्योंकि बेरोज़गारी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग खुद चिंतित हैं। हम खुद सरकारी खेमा कुछ चीज़ों को चिंतित है। OPS हो गई, पुरानी पेंशन, तो हम लोग हर चीज़ के लिए चिंतित है। अब आगे देखते हैं 4 जून को क्या होता है। देखिए, लेक्चरर ऑफ संस्कृत की बात करें तो रियली में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हालांकि पॉलिटिकल से कहीं दूर दूर तक लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत बेहतरीन बात बताई है कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो हमारा इकोलॉजी सिस्टम है, कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा। उसकी वजह से आप देख रहे होंगे कितने तापमान में जी रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है कम से कम इकोलॉजी सिस्टम को इक्वल करे, संतुलित करे, बैलेंस करे, जिससे आम जनमानुस जो है राहत की सांस ले सके। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में। जी सर। मेरा परिचय होगा आपका? मेरा नाम रचित कुमार है, मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ। इतिहास। हाँ, मुझे लगता है चुनाव इस बार जो है संवैधानिक कहीं ना कहीं मुद्दों पे रहा है। जो आरक्षण के मुद्दे हैं या फिर जो पुरातन व्यवस्थाएं, जो एक संरक्षण दिया जा रहा था चीज़ों को लेकर, वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है चीज़ों को लेकर पोलराइजेशन करने की कोशिश की है, जो पहले की सत्ताधारी पक्ष रहा है। और वहीं जो विपक्ष है उसने संवैधानिक चीज़ों को उभारने की, संवैधानिक प्रक्रियाओं को लागू करने की। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं युवाओं के बीच देखता हूँ वो है मुख्यतः बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के सामने आया है। स्टूडेंट्स लगातार परेशान है, क्योंकि वैकेंसीज को धीरे धीरे जो है या तो ख़त्म कर दिया जा रहा है या फिर प्राइवेट सेक्टर की ओर उन्हें मूव किया जा रहा है लगातार। तो वैकेंसीज ना होने से युवाओं में बहुत बड़ी निराशा है। और जो कि इस ये जो चुनाव का अंतिम दौर में आप पहुँचे, हर चरण में उस बेरोजगारी के मुद्दे को लगातार मुद्दा इसीलिए विपक्ष ने बनाया क्योंकि वो बहुत बड़ा मुद्दा उभर के सबके सामने आया। और युवा इस देश की सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर हमेशा से विद्यमान रहा है। इसका वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहेगा और नए वोटर्स भी इससे कहीं ना कहीं युवा जुड़ते ही हैं। तो
बेरोजगारी मुझे लगता है इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। दूसरा, संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना, और जो इस प्रकार से ईडी और सीबीआई का जो दोषारोपण किया जाता है विपक्ष के द्वारा लगातार कि ईडी और सीबीआई का लगातार जो है दुरुपयोग किया जा रहा है कहीं ना कहीं, वो सारी चीज़ें उभर के इस चुनाव में आएंगी सामने कि कैसे क्या वो डिसाइडिंग रहेगा ये सारी। क्या लगता है कांग्रेस इंडिया गठबंधन रिजल्ट के बारे में तो अभी कहना बहुत मुश्किल सा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, और रिजल्ट तो जब फाइनल डे पे आएगा तभी उस दिन हो पाएगा। लेकिन हाँ, इतना इजी गोइंग ना विपक्ष के लिए सरकार बनाना है, ना जो सत्ताधारी पक्ष है उसके लिए सरकार बनाना है। दोस्तों ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है वे अच्छी तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे कोई स्पॉन्सर्ड चीज़ें नहीं, ये वही बुद्धिजीवी लोग हैं जो लोगों का भविष्य बनाते हैं, जिसे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस और बड़े बड़े अधिकारी और नेता बन के निकलते हैं। उनकी सोच क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। बात करें इंडिया गठबंधन की, जैसा कि अभी सर ने कहा, उसी से कोरिलेट करता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए बात कह रहे थे, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा था, और समाजवादी पार्टी ने पीडीए पंचायत लगा के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को जोड़ने का काम किया। क्या लगता है इन सारी चीज़ों को, इन सारे मुद्दों को कलेक्ट करके जो इंडिया गठबंधन इस बार सत्ता में काबिज हो? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे महाविद्यालय में आए और हम प्रबुद्ध लोगों का आपने विचार लिया। मैं सर्वप्रथम अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर अमित सिंह है। मैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, और मेरे पास तमाम तरीके के बच्चे आते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के रहते हैं, और उनको मैं आर्मी की तैयारी करवाता हूं। तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है जो उन्होंने अग्निवीर योजना चालू की। अग्निवीर योजना, हाँ, मैं उससे बड़ा नाखुश हूँ, मेरे बच्चे बड़े नाखुश हैं। प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ से लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चे पास आउट होते हैं। अगर उनमें एम्प्लॉयमेंट का रेशियो देखा जाए तो 0.5 या 1% ही रहता है, और मैक्सिमम आर्मी, डिफेंस, इन सब में बच्चे ज़्यादा जाते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। फिजिकल विभाग का हुआ। हाँ, तो सरकार की ये 4 साल की योजना चालू करना ये बहुत बड़ा नौजवानों के लिए एक धोखा है। अब बाकी चुनाव नतीजे आ ही रहे हैं, अब वो जो भी छात्र छात्राएँ हैं जो भी वो डिसाइड करेंगे, या जनता जो डिसाइड करेगी, वो 4 तारीख को हमारे सामने रहेगा। और दूसरा, जैसे हम लोग सरकारी महकमे में सब लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अब हम लोगों के साथ ये है कि हम लोगों की पुरानी पेंशन ख़त्म कर दी गई। हाँ, ओपीएस ख़त्म कर दी गई, और जो नई पेंशन आपने चालू की वो मार्केट के हवाले कर दी। हमारा भविष्य क्या अब मार्केट निर्धारित करेगा? हमने पूरी लाइफ आपके लिए, वर्क के लिए यहाँ पर दे दी। ग्रामीण बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। ये निकल के आ रहा है जो ओपीएस और एनपीएस का जो कॉन्ट्रास्ट चल रहा है वो भी कहीं न कहीं मुद्दा बना हुआ है। बिल्कुल 100% बना हुआ है, जितना हमारा सरकारी तमगा है। और अब ये एक बहुत ही कह सकते हैं दुविधा की बात है कि चुनाव भी हम ही लोग करवाते हैं। जी। आप किसी प्राइवेट वाले से चुनाव नहीं करवाते हैं। चुनाव भी हम ही को करवाना है, और हमारी मांगों को भी आप नहीं पूरा कर रहे हैं। आप हमारे भविष्य मार्केट के हवाले करे दे रहे हैं कि मार्केट चाहेगी तो हम बुढ़ापे में खाना खाएंगे, नहीं चाहेगी तो हम भूखे मर जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारी बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमारे रिपोर्टर से हम हैं और लोगों से जो उनका ओपिनियन लिया, उनका विचार लिया, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो सर के द्वारा बताई गई बात है, जो अग्निवीर योजना है, उस पर काफ़ी युवाओं ने बोला है, वो रियल भी है। और भी यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दें। न्यूज़ ताबड़तोड़ का हमारे इस महाविद्यालय की टीम की तरफ से, हमारे साथी युवाओं की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग। यहाँ पे समाज में विभिन्न तबके होते हैं, और हर एक तबके की अपनी ज़रूरत के हिसाब से मांगें होती हैं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि समाज विभिन्न तरह के घटकों से मिलकर ही बना है। कोई भी सरकार उनकी आवश्यकताओं को डिनाई करके एक अच्छी सरकार की स्थापना नहीं कर सकती। रही बात चुनाव की, इस समय 4 जून को बाकी सामान्य कॉमन मैन की जो ज़रूरत है या जो उनके नज़रिए हैं वो हैं 2 जून की रोटी। लेकिन जो परसेप्शन राजनीतिक दलों के द्वारा तमाम सारा क्रिएट किया जाता है, सत्ताधारी दल हमेशा अपने सरकारी संसाधनों का प्रयोग करके कहीं ना कहीं बढ़त बनाए रखता है। लेकिन चुनावी राजनीति के दौरान खासकर जो अब देखा गया है कि सोशल मीडिया बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। अब डोर टू डोर आपको जाने की जरूरत नहीं है, और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि अंडर करंट एक विद्यमान है जो कि वोटर अब खुल के सामने नहीं आता। इसीलिए इस चुनाव में आप सही आंकड़े, कोई भी मीडिया
पर्सन या कोई भी मीडिया हाउस नहीं दे पा रहा है, तो इसमें उसकी नाकामयाबी नहीं है, बल्कि ये है कि वोटर अब पहले से ज़्यादा सतर्क हो गया है और वो उतना वोकल नहीं है। वोकल इसलिए भी नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ मुद्दे आज भी वही हैं, कॉस्मेटिक चेंज आया है। मुद्दे आज भी जातिगत जनगणना है, जात के आधार पे सीटों का आवंटन है, ठीक है, और सीटों के बंटवारे में जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देना, ये सारी चीज़ें हैं। और पैरासूट कैंडिडेट भी लाना अगर ज़रूरत पड़े, ये देखना नहीं कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। तो जनता के मुद्दे सेकेंडरी हो जाते हैं। वास्तव में हर राजनीतिक दल अपने जीत के आंकड़े को बढ़ाने के लिए कैंडिडेटर चुनता है और जनता के सामने पेश करता है। जनता का मनोभाव वो पढ़ता है, क्योंकि जनता जिन मुद्दों पर, चाहे वो कम्युनलाइजेशन हो, चाहे वो कास्टिज्म हो, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हो, इन पे चलता है। जबकि मुद्दे युवाओं के भी हैं, बेरोजगारी के मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं। शिक्षा के डिपार्टमेंट, शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा का माहौल अब ओपन नहीं रहेगा, ये मैं खुली तौर पे स्वीकार कर सकता हूँ। उच्च शिक्षा संस्थान इसलिए जाने जाते थे कि ताकि वह अपनी बात खुले रूप से सरकार की आलोचना खुले मन से कर सकें और सरकार उन स्वस्थ आलोचनाओं के जरिए पॉलिसी मेकिंग में उनको इन्विल्ड कर सके। लेकिन आजकल सरकारी संस्थानों पे इनडायरेक्ट रूप से सरकारी मशीनरी का दबाव डाला जा रहा है, उनको अपने मन मुताबिक पब्लिक ओपिनियन उनसे निकलवाया जा रहा है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं कि हायर एजुकेशन की बात जो नहीं जानते उनको शायद लगता है कि सरकारी कर्मचारी हैं तो इनसे सरकार के पक्ष में ही बोलना चाहिए। सरकार, इसका लीगल स्टडी आप करिए। सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना ही इसीलिए हुई थी कि वो सही बात बोलेंगे। लेकिन अब इन सब चीज़ों से सरकार का शिकंजा इतना कसता जा रहा है कि हर आदमी अपनी सही बात सामने मंच पे नहीं रख पा रहा है। एक सही बात बोल दीजिएगा, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर बात करें INDIA गठबंधन के, ठीक है जी, उसने जो है पब्लिक को ये बताने में कामयाबी हासिल की कि जो वर्तमान सरकार है संविधान पे प्रहार कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। अगर बात करें संविधान की तो समय समय पर इसमें जो है संशोधन या अमेंडमेंट होते आए हैं। तो क्या आपको लगता अगर भारतीय जनता पार्टी पावर में आई तो क्या आधारभूत चेंजेस कर सकती है? दूसरी बात ये है, क्या ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को दोबारा रिपीट करने में रोकेगा? हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संविधान के नहीं जानने वाले हैं उनका ये मानना है कि 400 पार का मतलब है कि वर्तमान सरकार अगर फिर से रिपीट करती है तो संविधान को ही बदल डालेगी। उनको शायद ये नहीं पता है कि 2/3 मेजॉरिटी इसीलिए रखी गई है। संविधान संशोधन बहुत हुए हैं, 100 से ऊपर हो चुके हैं, तो वो व्यवस्था तो संविधान में ही इनबिल्ड है। बात यह है कि इस परसेप्शन के बीच में रीड बिटवीन द लाइंस क्या छुपा हुआ है, इसको सरकार अपने पक्ष में भी भुनाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का तो काम ही होता है सरकार की आलोचना करना, उसको भी ये मुद्दा मिल गया है। तो ये रीड बिटवीन लाइंस तो टाइम तय करेगा समय। अगर सरकार रिपीट करती है और 400 या वो भारी बहुमत से आती है तो वो अपने इन जिताऊ आंकड़ों के साथ सत्ता आने वाले टाइम में संविधान के साथ क्या बदलेगी? वो सकारात्मक बदलाव होगा या विपक्ष के नज़रिए से वो नकारात्मक होगा और आम पब्लिक के नज़रिए भी नकारात्मक होगा। अब अगर वो संविधान के दायरे में रहकर कुछ करती है तो जाहिर सी बात है कि उसको आप प्रोसीजरल प्रोसेस में रख सकते हैं कि वो सही कर रही है। लेकिन अगर वो इसके जरिए कुछ मन मुताबिक लक्ष्य हासिल करना चाहती है, ये मैसेज सेंड करना चाहती है किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक रिलीजन को, तो ये थोड़े मेरे हिसाब से गलत बात होगी। ये सेम क्वेश्चन हमने पूछा था ब्रजलाल वर्मा जी से। जी, ठीक है, ही वाज द एक्स DGP जी, एंड ही इज वर्किंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो बनाई गई उसमें भी। तो उन्होंने कहा था कि जो त्रुटियां हैं, हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हो छोटी मोटी, उन्हें दूर किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है। जैसे 302 IPC पे जी 102 कर दी जाएगी, जी, है ना? जी। तो फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि जो मतलब क्राइम का नेचर है, क्या उसमें भी कुछ परिवर्तन होगा या उसके हिसाब से? CPC, IPC, CRPC अंग्रेजों के ज़माने के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, ये सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर में जो। और आप ये जानते हैं कि समय के साथ मांग के अनुरूप
कानूनों में बदलाव होना भी चाहिए। अब ये सरकार अगर उसको एक नरेटिव गढ़ती है, परसेप्शन गढ़ती है कि हमने ये किया, वो अपने पक्ष में भुनाती है, और विपक्ष इस चीज़ को इस तरह लेता है कि ये किसी को खास कर टारगेट करने के लिए, तो ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ये है, वो नहीं पॉलिटिक्स है, वो फेयर है। अगर प्रोसीजरल तरीका सही अपनाया जा रहा है और सही लक्ष्य के लिए किया जा रहा है तो वो सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर उसके जरिए एक खास मैसेज दिया जा रहा है या विपक्ष उसको खास नरेशन या परसेप्शन में क्रिएट कर रहा है, तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक बढ़ाने और ख़ास तरह की अगले चुनाव के लिए अपनी रणनीति तय करने में मदद करेगा। और अंतिम क्वेश्चन हमारा, आप पॉलिटिकल साइंस के सीनियर लेक्चरर, बता ही दीजिए क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या हो सकता है रिजल्ट? देखिए, ग्राउंड रियलिटी किसी को नहीं पता है। अगर ऐसा होता तो एग्जिट पोल और मीडिया हाउस हमसे ज़्यादा उनके पास संसाधन है, हमसे ज़्यादा वो ग्राउंड पे जा चुके हैं। आज शाम को अभी 5 बजे के करीब जब एग्जिट पोल अपने आंकड़े देना शुरू करेंगे तो अभी आप देखिएगा कि जो अभी तक अनुमान वो दे रहे थे एकदम बदल जाएंगे, और फिर वो कहेंगे हम ये बता रहे थे, देखिए पिछले आंकड़े में हमने ये कहा था इसलिए ऐसा हो गया। इसके बाद अभी जब 4 जून को रिजल्ट आएगा उसके बाद वो अपने स्क्यूज को अपने अनुमान में या अपनी बड़ाई में तब्दील करते हुए दिखेंगे ज़्यादातर। शुक्रिया सर। अक्सर ये होता रहा। शुक्रिया सर। थैंक यू। काफ़ी लेक्चरर एंड प्रोफेसर से बात करी, उन्होंने बताया कि पूरी तरीके से सटीक नहीं बताया जा सकता हु विल विन हु विल डिफीट, देखना होगा 4 तारीख को क्या होगा। लेकिन इसके पहले हम एक और प्रोफेसर से मिलवाएंगे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है और बहुत बेहतरीन जो है उनका आंकड़ा रहता है, ऑब्जर्वेशन रहते हैं। आप उनको जो है नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स पे अक्सर देखते हैं। आज जो है 13 लोकसभा सीट पे वोटिंग हो रही है। आज जो इंडिया की सियासत की सरगर्मी कहीं न कहीं शांत होगी और काफ़ी लोगों का भविष्य तय हो जाएगा। एक प्रोफेसर को क्या लगता है, आप जो है पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपको अक्सर मैंने जो है बड़े बड़े चैनलों पे डिबेट करते हुए देखा है। तो अगर बात करें 2024 की और 2019 की, क्या कंपैरेटिवली रिजल्ट क्या हो सकते हैं, क्या उथल पुथल हो सकती है, आप इसके बारे में सर क्या सोचते हैं? देखिए बलवीर जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आपके चैनल को भी फॉलो करता हूं और मैंने देखा है कि अभी आप पूर्वांचल में लगातार तमाम सारे लोगों से मिल रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और समाज के सभी वर्गों से आप मिलजुल रहे थे और वर्तमान चुनाव के संदर्भ में आप अपनी प्रश्न भी तो रख ही रहे थे और उनके वक्तव्य और उनके जो एक प्रकार से जो ओपिनियन है उसको आप ले रहे थे। मुझे लगता है कि ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है, बढ़िया तरीका होता है कि जब आप समाज के तमाम सारे लोगों से मिलते हैं तो एक सही तस्वीर उभर कर सामने आती है। और राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि एक नब्ज को समझना चाहिए और ख़ास तौर से भारत की राजनीति में क्या हो रहा है, पिछले 75 वर्षों में क्या हुआ है, पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने भारत को किस तरीके से आगे ले जाकर खड़ा किया है, विपक्ष की क्या भूमिका रही है। तमाम सारे इश्यूज़ हैं और हज़ारों इश्यूज हैं जिन पे बात किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक इस बार के चुनाव के संदर्भ की बात है, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में ही अपनी बात को सीमित रखूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ मैं अपना काम करता हूँ और यही कोशिश करता हूँ कि लोगों से मिलजुल कर उनके स्टडी करके और फील्ड में जाकर और कुछ स्टडी करके उनसे बातचीत करने के आधार पर कुछ बात कह सकूँ या कहने का साहस कर सकूँ। मुझे लगता है कि इस बार स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। 2014 और 2019 में भाजपा को, या आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को एक वॉक ओवर मिला था और कोई सही मायने में एक चुनौती नहीं थी। देयर वॉज नो चैलेंज एट ऑल, मैं कह सकता हूँ। लेकिन पिछले वर्ष से स्थिति थोड़ी सी चेंज हुई है। ख़ास तौर से राहुल गांधी की जो यात्रा निकली, जो पहली यात्रा रही कन्याकुमारी से कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा,
4000 किलोमीटर की, और जो दूसरी यात्रा इनकी रही न्याय यात्रा रही, जो उन्होंने मणिपुर से गुजरात तक की यात्रा की, ये लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा रही। इसने थोड़ा सा माहौल ज़रूर बदलने का कोशिश किया है, और साथ ही साथ बहुत सारे मुद्दे उभर कर सामने आए हैं भारतीय राजनीति में, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा था वह बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आया। सुप्रीम कोर्ट का जो इस पर निर्णय आया वह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रहा। तो एक प्रकार से ये नए मुद्दे उभर कर सामने आए, और पिछले 2-2.5 महीने में कुछ मुद्दे बनते चले गए। किसान का मुद्दा सामने आया, इसके अलावा आप देखेंगे टीका को लेकर, जो कोविड टीका को लेकर एक मुद्दा था वो मुद्दा बना, और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण मुद्दा जो बना है, जैसा कि कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में भी घोषित किया है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो बहुत तेज़ी से हवा में तैरने लगा। और बात भी सही है, इसमें भारत में बेरोजगारी दर लगभग 45-46% के आसपास है। यानी जो हमारी वर्किंग जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, उसमें से लगभग आधे लोगों को नौकरी मिल ही नहीं रही है। तो एक भयावह स्थिति है, और कहीं ना कहीं इससे हर एक परिवार प्रभावित होता है, ख़ासतौर से वह परिवार जहाँ के युवा हैं, उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई है लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो तमाम संकट हैं, और देखा जाए तो आय की असमानता बढ़ी है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि भाजपा ने एक रणनीतिक गलती कर दी जो इसे नहीं करना चाहिए था। ये 400 पार का जो मुद्दा है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो ये तो ठीक है, नारों तक तो बात सही है, लेकिन क्यों चाहिए ये 400 पार, इसका कोई माकूल जवाब नहीं दे पाए। 400 पार आपको किस लिए चाहिए? क्या भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना है? क्या भारत के संविधान में परिवर्तन करना है? या जो संविधान में आरक्षण की जो स्थिति है उसको ख़त्म करना है? ये तमाम प्रकार के कयास और तमाम इस प्रकार की चीज़ें विपक्ष ने उठाया, और विपक्ष ने एक प्रकार से मुद्दा बना दिया, और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी उसी मुद्दे पे उलझ के रह गए। मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में ये मुद्दे बहुत तेज़ी से चले हैं, खासतौर से पूर्वांचल में बहुत ये मुद्दा चला है, और पश्चिम में वहाँ पे किसान का मुद्दा बहुत तेज़ी से चला है। और जो सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर के उद्घाटन के पश्चात जो माना जा रहा था कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक केक वॉक होगा, और हम लोग भी यह मानकर चल रहे थे कि 70 से ऊपर शायद सीटें लेकर चली आए, तो राम मंदिर का मुद्दा बन ही नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, धर्म और राजनीति का जो ये जोड़ होता है, गठजोड़ होता है, घालमेल होता है, या जो कुछ भी कहें, मुझे लगता है इसकी मियाद बड़ी लंबी नहीं होती है, क्योंकि वी आर लिविंग इन ए साइंटिफिक एज, और साइंटिफिक एरा में जब आप रहते हैं तो धर्म संबंधी जो मुद्दे होते हैं उसकी मियाद बहुत लंबी नहीं हो सकती है। लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ ये प्रश्न ज़रूर होता है, लोग आस्थावान हैं, वो चाहते हैं कि हाँ हम धर्म से जुड़े रहें, लेकिन राजनीति में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, और उसका शायद लाभ ऑलरेडी भाजपा ले चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से धर्म के नाम पर चीज़ें हुई हैं, वो अभी लोग नहीं पचा पा रहे हैं। जैसे बनारस में भी तमाम कॉरिडोर बनाने की बातचीत चल रही है, 80 और नगवा में 300 घरों को नोटिस दे दिया गया है, और कह दिया गया है कि आप अवैध तरीके से रह रहे हैं। पिछले 100 सालों से 75 सालों से जो बाशिंदे वहाँ रह रहे हैं, और उनको कह दिया जाए कि भाई यहाँ कॉरिडोर बन रहा है, और वह भी उसके आधार पर, एक ऐसे व्यक्ति के याचिका के आधार पर जो वहाँ का निवासी नहीं है, जो बाहर का निवासी है, और उसने ये पिटीशन लगाई है। तो देखिए, धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो जनता भी समझ रही है। और मैं तो एक चीज़ और कहता हूँ कि भैया, धर्म किस लिए है? मनुष्य के लिए ही है ना। जब मनुष्य ही नहीं रहेंगे उस धरती पे, केवल मंदिर ही होगा, मस्जिद ही होगा, तो फिर ऐसे धर्म की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है कि ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, और घर स्वयं एक मंदिर होता है, हर घर मंदिर बन जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो इसलिए मंदिर का मुद्दा, उसकी जो एक अपनी मियाद रही है, मुझे लगता है कि वो अपनी मियाद पूरी कर चुका है। और जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा, ये सारे मुद्दे वास्तविक मुद्दे हैं जो हर एक घर से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। मुझे लगता है ये मुद्दे इतने महत्वपूर्ण हैं जिस पे शायद भाजपा ने उतने अच्छे तरीके से काम नहीं किया। हालांकि इनके पास फौज है,
जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, लेकिन केवल भावनात्मक मुद्दों के आधार पर आप 2 बार तो चुनाव जीत चुके हैं। शायद इस बार मुझे लगता है एक फाइट की स्थिति है और उस फाइट में पड़ला किधर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक टू नेक फाइट मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में है। सीटों का आकलन करना बहुत ही मुश्किल है, एग्जिट पोल के बाद भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर संजय कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस YDC, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी ऑब्जर्वेशन रखी, अपना एनालिटिकल व्यू रखा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं 4 जून को क्या होने वाला है? कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़। कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ मेरा नाम बलवीर कश्यप है। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।